Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. In this video, we will discuss some important question of BCOC 136, that is income tax and law practice. ठीक है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. ठीक है, मैं आंसर भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा ताकि आपको हेल्पफुल रहे. ठीक है, और इसकी PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आपको अगर PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पेपर में रिपीट होता है वो होता है व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविडेंट फंड. डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड. तो देखो प्रोविडेंट फंड क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. देखो प्रोविडेंट फंड आपको पता होगा, PF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. तो ये एक स्कीम होती है, वेलफेयर स्कीम होती है. किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए. ठीक है, इसमें क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट क्या होता है आपका डिडक्ट हो जाता है. आपके जो मंथली आपकी इनकम होती है उसमें से सर्टेन अमाउंट क्या होता है डिडक्ट होता है. और कुछ पैसे होते हैं वो आपका एम्प्लॉय अपनी तरफ से देता है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देता है, और कुछ आपकी सैलरी से कटता है. वही जाके कहाँ पर जमा होता रहता है? प्रोविडेंट फंड में जमा होता रहता है. ठीक है, फिर इसके चार टाइप्स होते हैं. पहला स्टैट्यूटरी होता है, दूसरा रिकॉग्नाइज होता है, तीसरा अनरिकॉग्नाइज होता है, और चौथा हमारा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ठीक है, तो जो पहला होता है वो बहुत कम होता है. वो क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. ठीक है, SPF बोलते हैं इसको. ये किसके लिए होता है? मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं इस चीज़ का. ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको. रिकॉग्नाइज्ड में क्या होता है कि कोई भी कंपनी इसमें 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वो इसका यूज़ करती है. ठीक है, रिकॉग्नाइज का. और ये भी नहीं होता 20 से कम वाले भी बाद में यूज़ कर सकते हैं. आपने स्टार्ट किया 20 से, बाद में कम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर अनरिकॉग्नाइज क्या होता है? इसमें सिंपली होता है कि जो आपकी PF कमीशन होती है ना वो इसको देखती नहीं है. इसमें आपको गलती भी हुई, कोई दिक्कत हुई तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी. नाम से पता चल रहा है आपका अनरिकॉग्नाइज. ठीक है, तो इसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. ठीक है, इसलिए इसको UPF बोलते हैं. फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इसमें क्या होता है? इसमें अगर आप एम्प्लॉय हो या नहीं हो, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो आप इसमें अपना PF अकाउंट खुलवा सकते हो, मंथली आप पैसे इसमें सबमिट कर सकते हो. ठीक है, तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, मतलब पब्लिक के लिए होता है. तो चारों टाइप आपको ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई एग्जम्प्टेड इनकम. गिव 6 एग्जाम्पल ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम. देखो एग्जम्प्टेड इनकम होते क्या है? जब आपको पता होगा इनकम टैक्स हमें पे करना होता है. ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमें इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है, तो उसी इनकम्स को क्या बोलते हैं? एग्जम्प्टेड इनकम बोलते हैं. ठीक है, तो 6 कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? तो देखो पहले तो हम डेफिनेशन देख लो. एनी इनकम अर्न विच इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स इज कॉल्ड एग्जम्प्टेड इनकम. एज पर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 there are certain types of income which will be subjected to income tax within a financial year provided they meet certain guidelines or condition. ठीक है, तो टाइप्स कौन से होते हैं? हाउस रेंट अलाउंस. जो हाउस रेंट अलाउंस होता है उस पर भी हमें टैक्स नहीं देना होता. अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन, सब्सिडी ऑन हॉस्टल फी. ठीक है, फिर हाउसिंग लोन होता है, फिर लीव एंड ट्रेवल अलाउंस होता है. ठीक है, इनका इन पे टैक्स देना होता है. सॉरी गलती हो गई. इन पे टैक्स हमें देना होता है. नहीं किस पे देना होता है? एग्रीकल्चर इनकम. ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम पे हमें नहीं देना होता. ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो शेयर होता है उस पर नहीं देना होता. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट अकाउंट. ठीक है, उस पर नहीं देना होता हमें. उसके बाद होता है लीव ट्रेवल कंसेशन ऑफ और असिस्टेंट्स. ठीक है, इस पर नहीं देना होता. फिर रेमुनरेशन ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, इस पर नहीं देना होता. तो ये सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं जिस पे हमें टैक्स नहीं देना होता. ठीक है, इनकी भी कंडीशंस होती है, वो आपको कंडीशन अलग से आपको उसको रीड करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग एग्जम्पशन ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13. ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनकी भी इनकम क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है. तो कैसे होती है वो आपको बताना है, आप देख लेना. ठीक है, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है आंसर. फिर डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम एंड स्टेट इट्स काइंड. ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर से इनकम आती है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं. आपने अभी मैंने बताया था एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जाम्प्टेड होती है, बट उसकी कंडीशन होती है. ठीक है, वो हम देख. ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू. ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ठीक है, द डेफिनेशन मेक्स इट वेरी क्लियर दैट एनी रेंट
दैट एनी रेंट और रिवेन्यू इन कैश और काइंड विल बी एग्रीकल्चर इनकम इन नेचर ओनली फॉलोइंग कंडीशन। इसकी 3 कंडीशन होती हैं, तीनों कंडीशन क्या है मैंने बताई, कंडीशन होती है। तो पहला है रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, जो रेंट और रिवेन्यू वो लैंड से ही आनी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए, वो इंडिया में सिचुएट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है द लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, वो लैंड किसके लिए यूज़ होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होना चाहिए। ये नहीं आपने लैंड को ऑन कर लिया और उस पर आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप करके कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो तो हमारे लैंड से आ रहा है, फैक्ट्री से नहीं आ रहा, तो उस केस में आपको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसके टाइप्स भी होते हैं, वो टाइप्स आप देख सकते हो क्या होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। पहला है एनी रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, ये तो सिंपल सा है। दूसरा इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से जो इनकम आती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आती है। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म बाय कल्टीवेशन और रिसीवर ऑफ एनी रेंट इन काइंड, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, ठीक है, फार्म बिल्डिंग से जो इनकम आती है वो भी इसी में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको होप से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है, लॉन्ग नोट्स में आता है, आपको ये पूछता ही पूछता है। तो इसका मतलब होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, अ बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड सम टाइम बिफोर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्या है required after due date is over. This is done by person in higher income of group avoid tax by transferring the securities to their relative or friend in lower income of group just before due date of payment of interest avoid paying tax, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा लैंग्वेज में, अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लो आप बहुत पैसे वाले हो, ठीक है, आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपने कोई सिक्योरिटी खरीद रखी है, ठीक है। फिर उसके इंटरेस्ट की डेट आती है, ठीक है, तो आप क्या हो, फिर आप सोचते हो कि इसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, वो सिंपली है उस सिक्योरिटी को आप क्या कर दो, अपने किसी फ्रेंड को दे दो। अब उसकी इनकम क्या है, कम है, तो उसकी इनकम कम है तो उसे उस पर टैक्स नहीं देना होगा। फिर आप उसको दोगे, जैसी ड्यू डेट आएगी दे दिया आपने, और जैसे इनकम टैक्स वालों ने देखा इस बंदी ये तो बंदा पहले से गरीब है, इससे हम टैक्स क्या लेंगे, ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं लेंगे वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप टैक्स देने से बच जाओगे, और फिर जैसे ही वो होगा आप उससे वापस ले लोगे वो, ठीक है। तो ये होता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, इलीगल नहीं होता है। अगर इनकम टैक्स ने ऐसा देखा कि आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कोने में ले लेगी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है, सिंपली इलीगल होता है, आपको याद क्या रखना है, इलीगल होता है, ठीक है। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। कोई भी पर्सन जिसकी सैलरी जो इनकम क्या है हाईयर है तो उसको टैक्स पे करना होता है, तो जैसी ड्यू डेट आती है उस सिक्योरिटी की, तो वो जो सिक्योरिटी होता है वो ट्रांसफर कर देता है लोअर इनकम वाले अपने फ्रेंड या रिलेटिव को, ताकि उससे उस पर क्या करना पड़े, टैक्स ना देना पड़े। जैसी टैक्स ओवर हो जाता है वो उससे वापस ले लेता है, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या है, the incidence of income tax depend upon residential status of SSC discuss, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछते हैं, इसको भी आप कर लेना। 8th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इज डिटरमाइंड। पिछले साल ही जो अभी एग्जाम हुए थे मार्च वाले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ये भी करके जा सकते हो, ठीक है। इनके भी आंसर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर बता दूंगा, ठीक है। ऊपर वालों को मैंने आंसर बता दिए हैं, ठीक है, इनके भी बता दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्रॉपर्टीज with state the properties that are taxable in hand of all category of employee। properties क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, आपको ये करके चले जाना है। 10th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिविडेंड, एक्सप्लेन एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डिविडेंड क्या होता है, आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ लॉसेस, explain the person who set of losses given in the income tax act 1961, ठीक है। ये देखो, ये काफ़ी इजी होता है। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या होता है, मान लो किसी ईयर में आपको बहुत लॉस हुआ है, ठीक है, आप उसको पे नहीं कर पा रहे उस लॉस को, तो आप क्या कर सकते हो, उस लॉस को नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अगर सिंपली लैंग्वेज में ये डेफिनेशन होती है, बाकी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 एक्सप्लेन द ब्रीफली द वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट, ठीक है। सिक्योरिटीज़ के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो बताने हैं आपको। 14 क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है ये बताना।
देखो जो हमने बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन पढ़ी थी ना, ये उसी की तरह सिमिलर होता है। इसमें भी क्या होता है, जो टैक्स होता है हम क्या करते हैं, अपने रिलेटिव को मतलब वो करते हैं कि फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी लाइक मान लो आपके पास कोई मशीनरी है, ठीक है, उससे आपकी इनकम आती है, तो उस पर टैक्स अगर आपको पे करना है तो आप अपने इनकम मतलब आप अपने वाइफ को दे देते हो, अपने चिल्ड्रन को दे देते हो, तो उससे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये भी क्लबिंग ऑफ इनकम होती है, और जो बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन में मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये भी लीगल नहीं होता, इलीगल होती है ये, ठीक है। 15 है, व्हाट आर द कैपिटल एसेट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है। कैपिटल एसेट्स आपको पता होना चाहिए, आपने 12th में पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे BCOC 136, और ये वीडियो BCOC 136 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ECO 11 के लिए भी है, ठीक है। दोनों के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना किसी एक के लिए, क्योंकि दोनों कोर्स क्या है, सेम है, दोनों कोर्स सेम है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए BCOC 136 के लिए भी और ECO 11 के लिए भी है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।